कैसे हैं आप सब लोग। एक यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो है मोस्ट अबेटेड फार्म की नोटिफिकेशन जो है अधिसूचना आ चुकी है और विज्ञप्ति आ चुकी है। तो उसके जो विज्ञापन है ये आया हुआ है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेखपाल की जो वैकेंसी थी उसके लिए जो है विज्ञापन आया है। लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभ होने की तिथि है वो 7 तारीख है, यानी फॉर्म फिल करने की जो तिथि है वो 7 तारीख से शुरू हो जाएगी। अंतिम तिथि जो है 28 तारीख है, 28 जनवरी, और संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 4 फरवरी जो है संशोधन करने की अंतिम तिथि है। उसके अंदर आपको ये सारा चीज़ प्रोसीजर जो है फॉलो करके सारी चीज़ें सबमिट कर देनी है। प्रिंट आउट आप ले सकते हैं 28 तारीख तक, आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और प्रिंट आउट आवेदन जो है अगर निकाल लोगे तो बेटर रहेगा इन फ्यूचर के लिए। और कोई भी जो आपकी प्रिंट आउट लेकर के देख लीजिए, अगर कुछ भी अगर चेंज करने वाला हो, संशोधन करने वाला, तो आप संशोधन भी कर सकते हैं 4 तारीख के पहले, 4 फरवरी से पहले आप संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो सब के सब जिन्होंने जो पेट भरा था और वो निर्धारित योग्यता रखते हैं वो सबके सब लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी आगे, जो मेंस के लिए जो जिनको कॉल करी जाएगी, मेंस परीक्षा के लिए उनको कॉल करी जाएगी। तो सबको जो है फॉर्म भरने के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर सबको फॉर्म भरवा दिया जाएगा। उसके बाद में मेंस के लिए अलग से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जो निर्धारित योग्यता रखते हैं वो सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने की जो साइट है upSSC.gov.in पे जो है जाकर के ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आयु सीमा का निर्धारण जो है हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा और उसमें जो है 18 से 40 साल के बीच के लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बाकी मैं आगे बता दूंगा कि क्या क्या है डिटेल। तो आप इस पे जाकर के लाइव एडवर्टाइजमेंट, पहले एक चीज़ और करिएगा, फॉर्म भरने के पहले आप सारी चीज़ें जो है एक बार एडवर्टाइजमेंट ढंग से पढ़ लीजिएगा कि जो है क्या क्या डिटेल भरनी है, क्योंकि आप जब भरने बैठेंगे तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पहले जो है बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लेना और उसके बाद में प्रोसेस को फॉलो करके एक एक आराम से जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो जो आपका आवेदन भरने का जो है 2 प्रोसेस है, तो आप किसी एक के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं और उसी में से एक विकल्प के थ्रू अब जो आप फॉर्म भर सकते हैं। थ्रू द पर्सनल डिटेल जो है आप अपनी जानकारी जो है सारी चीज़ उसमें साझा करके और लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर OTP मंगा करके भी या ईमेल पे OTP मंगा करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करेंगे तो आपकी जो डिटेल है सारी ओपन होकर के आ जाएगी और आप अपनी डिटेल और जो बाकी डिटेल है सबमिट करके, और जो जिस पे यस और नो जो भी कुछ क्लिक करना है सारा कुछ क्लिक करके और डिटेल फिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे और आपका जो डिटेल है फिल होती चली जाएगी। एक नीचे कोड आएगा इंटर वेरिफिकेशन कोड, तो आप उसमें जो है कोड जो है डाल देंगे और उसके बाद में आपको एक 11 अंकों का नया रजिस्ट्रेशन नंबर, एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। जो पुराना वाला था उसके अलावा एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर आपको जो है जो दूसरा विकल्प होगा फ़ोटो और साइन का, तो वो जब आप जाएंगे आगे अगले पेज पे तो फ़ोटो साइन आपको दिखेगा, फ़ोटो और साइन प्रदर्शित होंगे। लेकिन इसमें संशोधन जो है संभव नहीं है, ठीक है। तो आप जो फ़ोटो साइन पड़ा हुआ उसी को व्यू करके और फिर कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करेंगे और अगले पृष्ठ पे अगले पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जान लीजिए। उसके बाद में आगे का जो है और भी डिटेल जो है आप फिल कर देंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद यस नो जो भी विकल्प चुनना होगा सारा कुछ करके फिर आगे आप जो है डिक्लेरेशन वाले पेज पे चले जाएंगे और उस पर आप जो है यस पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन वाले पेज पे यस पे एग्री पे क्लिक करेंगे और अपना जो है सेव और प्रोसीड क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आएगा फी पेमेंट वाला जो है पेज खुल के आएगा, तो आप वहाँ पे निर्धारित जो फीस है वो आप पे करके और प्रक्रिया को पूर्ण करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जो फीस है वो मैं बताऊंगा आगे 25 सकते हैं SBI के ई चालान के द्वारा जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है
चालान डाउनलोड करके किसी भी एसबीआई के शाखा में निर्धारित फीस का भुगतान करके आप जो है अपनी ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आगे जो है उसको एप्लीकेशन फॉर्म पर सबमिट करके और अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं आगे के सेगमेंट पे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, निर्धारित फीस जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो आप आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर जो फीस है इसकी ऑनलाइन भरने की, तो ये जो कैटेगरी वाइज सबकी है, लेकिन वैसे सबकी फीस जो है बराबर है इसमें किसी की। इसका जो आवेदन शुल्क है 0 है और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 25 रुपये है। तो आपको जो है आवेदन शुल्क कुछ नहीं देना, सभी के लिए जो है शुल्क ये माफ़ है। ठीक है, 25 रुपये केवल जो है प्रोसेसिंग फ़ी देनी है, क्योंकि जो आपको आवेदन की फ़ीस है वो मेंस के टाइम पे देनी है। तो आपको इस समय केवल प्रोसेसिंग फ़ी दे करके फॉर्म सबमिट कर देना है, ओनली 25 रुपये दे करके, और आपको आगे बढ़ जाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इसमें जो है फ़ी कुछ नहीं पड़ रही है किसी भी कैटेगरी के लिए, फीस जो सबके लिए 0 है। ठीक है, और बाकी जो है सब लोग अपना देख लीजिएगा, जा करके एसबीआई में 25 रुपये पेमेंट करके वो जो है अपना एक चालान प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से भी, और बाकी ऑनलाइन भी भुगतान कर सकते हैं। फ़ी जो है मुख्य परीक्षा में केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए फ़ी अलग से जो है निर्धारित की जाएगी, और उस निर्धारित फीस को भुगतान करके जो है प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग। तो जिनको जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा वो लोग फीस अलग से भुगतान करेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। समस्त जो है आवेदन प्रक्रिया समस्त भागों को अनुपालन विज्ञापन के उल्लिखित निर्धारित तिथियों के अवश्य सुनिश्चित, यानी जो तारीख है 28, उससे पहले सारी प्रक्रिया जो है आप पूरी कर लीजिए, क्योंकि बाद के दिनों में ट्रैफिक भी थोड़ा सा बढ़ जाती है वेबसाइट पे। तो आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा से जल्दी इस फॉर्म को भर के और प्रक्रियाएं पूरी कर लें, और अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो आप संशोधन भी निर्धारित टाइम के अंदर कर सकते हैं। ठीक, संशोधन जो है आप ईमेल पे ओटीपी या फिर मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी और पासवर्ड के माध्यम से सबमिट करके और इसमें संशोधन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। संशोधन किस चीज़ की अनुमति दी जाएगी और किसकी नहीं दी जाएगी, तो उसके लिए ये चीज़ें दी गई हैं कि इन चीज़ों में अगर कोई आपके स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे ये दिया हुआ सारी डिटेल, नाम में बर्तनी, पिता के नाम में बर्तनी, पता में, या फिर ईडब्ल्यूएस व्यक्तिगत जो है, ये सारी चीज़ें में इसमें ये सारे आप डिटेल में थोड़ा थोड़ा अगर चाहें, जो कुछ अगर गलती हो गई है तो इसमें जो लिखा हुआ है, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। तो इतने विवरण के अलावा जो है और कोई विवरण आप संशोधित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो इसमें जो है फिर जाति प्रमाण पत्र हो गया, जेंडर हो गया, या आवेदन में अधिमानी अहर्ता यानी जो 12th है इंटरमीडिएट, तो उसमें अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो भी चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। और संशोधन जो है 4 फरवरी से पहले होना चाहिए, उसके बाद का संशोधन अनुमान्य मान्य नहीं होगा, मतलब वहाँ पे संशोधन आप नहीं कर पाओगे, पेज खुलेगा ही नहीं। ठीक है, वैकेंसी के बारे में बता देते हैं कि कितनी वैकेंसी है, पे ग्रेड क्या है। इसकी जो आयु की सीमा है अधिकतम और न्यूनतम 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, और पे ग्रेड जो एक है 5200 से 20,200 है। ठीक है, लेखपाल के लिए राजस्व परिषद लेखपाल की जो पोस्ट है इसके लिए ये जो सारी डिटेल है। इसकी जो टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, वो 8,085 पोस्ट है। जनरल के लिए जो है 3,271, अनुसूचित जाति के लिए 1,690, अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 2,174 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए 798 पोस्ट है। टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट 8,085 पोस्ट है। तो ये चीज़ हो गई पोस्ट के बारे में सारी डिटेल। अब हम लोग आगे बात करेंगे कुछ और डिटेल जो आपको बतानी वाली होगी। तो और जो आप उसमें जो है एक्वायर डिटेल, अभ्यर्थी के आवेदन भरते समय अंतिम तिथि संशोधन की अर्हता धारित करते हैं तो एक्वायर यस नो करना अनिवार्य है कि आप जो है जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता है उसको आप धारण करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसमें यस नो वाले ऑप्शन पे जाकर के यस नो क्लिक करना है। जो भर्ती की संख्या है, पदों की संख्या है, रिक्तियां हैं, वो घट और बढ़ दोनों सकती हैं, मतलब जो है डिपेंड करेगा कि आयोग कैसा क्या करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल हो गई, और बाकी कुछ डिटेल देखता हूँ, अगर कुछ बताने लायक होगी आप लोगों को तो बता दूंगा, और अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो आप आगे एक नंबर बताऊंगा,
उस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, या मुझसे भी कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। जो मैं सहायता कर सकता हूँ वो करूँगा मैं। जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर एलिजिबल कैंडिडेट यानी जिनको इंटरव्यू के लिए जिनको मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया जाएगा, तो कई सारे लोग अगर एक ही योग्यता रखते होंगे तो उसमें जो है इन बातों को वरीयता दी जाएगी। अगर जैसे जिन्होंने 2 वर्ष प्रादेशिक सेवा में सेवा करी है या फिर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है, तो उनको जो है वरीयता दी जाएगी जॉब के लिए। आयु सीमा जो है 1 जुलाई को 18 साल से 40 के बीच में होनी चाहिए आपकी। और बाकी जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए आयु सीमा की छूट जो है वो लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा जिस कैटेगरी में आते हो, जो कि कैसी छूट आपको प्राप्त होगी, ये सारी डिटेल होगी। और जो चयन का आधार होगा वो लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद आपको चयन का आधार लिखित परीक्षा के आधार पे आपको सूचना दी जाएगी कि किसको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, तो वो मैं अभी आगे बता दूंगा। 100 क्वेश्चन का जो पेपर होगा, और जो है समयावधि जो इसकी 2 घंटा होगी। तो आप जो है 120 मिनट जो है इसकी समयावधि होगी। और जो पेपर जो है 4 पोर्शन में डिवाइड होगा। 25-25 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी के 25 और गणित के 25, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के 25, और जो है ये ग्राम समाज के जो है इसके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके जो है प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और निर्धारित अंक जो होंगे इनके वो भी 100 होंगे। और जो समयावधि है जो की ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो 2 घंटा होगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल होगी। और बाकी आगे मैं देखता हूँ क्या बताना है। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 0.25 जो है इसका नेगेटिव मार्किंग होगा। बाकी आगे जो है ये इसका जो है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है, और आप इस सिलेबस को बहुत इत्मीनान से पढ़ करके और तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में। ये दिया हुआ है उसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। यदि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो कि होंगे, तो उनको जो है 2 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। और जब अगर 2 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी, क्योंकि दोनों शिफ्टों के पेपर जो है कई बार अलग अलग होते हैं, और कई बार क्या होते ही अलग अलग हैं। तो और उस संबंध में जो आयोग का निर्णय होगा वो अंतिम होगा, ठीक है। उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे शिफ्ट का पेपर ईजी था या हमारे शिफ्ट का पेपर कठिन था, ठीक है। और एक अनुदेश जो है, सभी अभ्यर्थी अपनी श्रेणी यानी अपनी जो है कैटेगरी, आरक्षित श्रेणी के जो लोग हैं अपनी कैटेगरी जो है जरूर अंकित करें, और उसके लिए जो निर्धारित प्रमाण पत्र है वो भी उसमें सम्मिलित करें। और बाकी अगर एक से अधिक किसी को छूट मिलती है, जैसे मान के चलिए मैं बताता हूँ कि किस छूट की बात कर रहा है। जैसे मान लो कोई कैटेगरी में आता है और वो एक्स आर्मी पर्सन है, ठीक है, वो आर्मी वाला है, तो उसको 2 छूट जो है उसके लिए अनमान्य है। तो 2 छूट में से जो अधिक लाभकारी होगा वो छूट उसको प्रदान की जाएगी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा अधिक छूट होगी वही उसको प्रदान की जाएगी। अब आगे देखता हूँ क्या बताना है आपको। जो जन्म तिथि है आपकी, जन्म तिथि वो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से आपकी जन्म तिथि अनुमन्य होगी। तो और बाकी देखता हूँ कि आगे और अब क्या छूट गया है। अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो भविष्य की परीक्षाओं के लिए डिबार किया जा सकता है, यानी बाधित किया, भविष्य की परीक्षाओं से वो जो है निकाला जाता है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कभी कोई भी परीक्षा वो आयोग की नहीं दे पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में कोई कठिनाई होती है, परेशानी होती है, तो आप ये नंबर है 0522 27 20 814, ये जो नंबर है इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट के माध्यम से जा करके समस्या का समाधान वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आप वहाँ पे कोई भी समस्या अगर आपको फॉर्म भरने में होती तो इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब अगर कोई अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं कर पाता है फॉर्म, तो उसके आवेदन जो है निरस्त माने जाएंगे। फिर उसके बाद वो वैसे सबमिट का ऑप्शन ही गायब हो जाता है, तो उसके बाद के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। तो ये चीज़, ये डिटेल हो गई। बाकी डिटेल मैं आगे और बता देता हूँ, कुछ अगर बताने वाला होगा तो। हाँ, ये सारी डिटेल जो फॉर्म की काम खत्म हो गई। अब आगे बता देता हूँ कि कैसे जो है प्रोफार्मा होगा जो आप बनवाएंगे। ये हो गया जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा। तो जाति प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर आगे ये रहा विकलांगों के लिए प्रोफार्मा। उसके आगे है खेल वालों के लिए भी है,
और फिर ये रहा भूतपूर्व सैनिकों के लिए हो गया, फिर उसके आगे ये आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए हो गया। तो ये सारे प्रोफार्मा हो गए, तो इसी प्रोफार्मा के हिसाब से आप बनवा सकते हैं। और ये देखना कि इसमें देखो अब फ़ोटो लगने लगा है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट पे, तो आप जो है वो सब लगा करके बनवा सकते हैं। बाकी अगर कोई असुविधा होती तो आप दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, और कोई और भी अगर छोटी-मोटी समस्या है फॉर्म भरने में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।